अस्सलाम वालेकुम। हमने इससे पहले एक्सपेरिमेंट 1 से लेकर 5 तक का डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 6। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन एंटासिड टैबलेट यूजिंग बैक टाइट्रेशन मेथड। अब इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आपके लिए क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि एंटासिड टैबलेट्स क्या होती हैं। एंटासिड टैबलेट्स जो हैं वो बेसिकली ऐसी टैबलेट होती हैं, एफर्वेसेंट टैबलेट्स होती हैं जो कि स्टमक में एसिड रिलीज को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो एंटासिड टैबलेट्स में हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट यूज़ होता है, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम इसमें ये देखेंगे कि किसी भी गिवन एंटासिड टैबलेट में कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रेजेंट है। मोस्टली जो हमारे पास अवेलेबल स्ट्रेंथ होती है एंटासिड टैबलेट्स की, उसमें 500 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। वी आर गोइंग टू चेक कि जितना कोई कंपनी क्लेम कर रही है कि 500 मिलीग्राम इसमें प्रेजेंट है, उतना उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर दैट वी आर यूजिंग अ बैक टाइट्रेशन मेथड। बैक टाइट्रेशन मेथड हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि बैक टाइट्रेशन में हम एक एनालाइट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए उसमें एक्सेस रिएजेंट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक्स एनालाइट है, उसका 1 मोल रिएक्ट करता है विद 1 मोल ऑफ अ रिएजेंट, ठीक है। तो मैं रिएजेंट उसमें 1 मोल डालने के बजाय उससे थोड़ा ज़्यादा डालूंगी। फॉर एग्जांपल 1.5 मोल्स उसमें ऐड करूंगी और उसके बाद जितना भी रिएजेंट और एनालाइट है वो आपस में रिएक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास रिएजेंट बचेगा, उस रिएजेंट को हम एक सेकंड रिएजेंट से उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे एंड दैट विल टेल अस कि ओरिजिनली हमारे पास कितना रिएजेंट एनालाइट ने कंज्यूम किया था, ठीक है। व्हाई वी आर यूजिंग दिस टेक्निक? क्योंकि हमारे पास जो एनालाइट है उसका फर्स्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन या तो स्लो होता है या उसमें एंड पॉइंट डिटेक्शन में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से हम ये बैक टाइट्रेशन मेथड यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्लो रिएक्शन की वजह से ही हम बैक टाइट्रेशन मेथड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए बैक टाइट्रेशन मेथड यूज करने का एक और रीजन क्या है कि यहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट की डिटर्मिनेशन कर रहे हैं यूजिंग HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होने की वजह से उसमें बबलिंग होती है। गैस प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा कि अम, एक मिनट। ऑलराइट, गैस प्रोडक्शन जो बबलिंग रिएक्शंस उसके अंदर हो रहे होंगे उसकी वजह से एंड पॉइंट डिटेक्शन भी मुश्किल हो जाएगी। सो दैट इज अनदर रीजन जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैक टाइट्रेशन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बैक टाइट्रेशन मेथड आप क्लियर हैं कि हम क्यों यूज करते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हम क्यों यूज कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, एक्सेस रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट आप इससे पहले भी इस टर्म के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कितना रिएक्टेंट ए कितने रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इक्वेशन को देखें, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है यहाँ पे इट सेज कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का है और 2 मोल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो कंप्लीट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डालूं बट HCl के 1 मोल के बजाय 2 के बजाय मैं यहाँ पे 1 मोल ऐड कर दूं, तो अब क्या होगा कि HCl कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट स्टिल अभी बाकी होगा
क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है, इट रिक्वायर मोर ऑफ HCl। अब मैंने HCl क्योंकि उसमें कम डाला है, तो जो भी रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में होगा, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो गया, दैट विल बी कॉल्ड एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा। और अगर मैं यहाँ पे HCl 2 मोल्स के बजाय 3 या 4 मोल्स डाल दूं, तो तब क्या होगा कि HCl इज गोइंग टू बी इन एक्सेस। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें पता चलता है कि कौन सा रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा आपका एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है, सो जो इसका प्रोसीजर है वो ऑलरेडी आप इस लेक्चर में आपको डिस्कस कर लिया गया है, बट स्टिल हम जस्ट उसको एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं कि जो एंटासिड टैबलेट होगी उसको सबसे पहले आपने फाइन पाउडर में ग्राइंड करना है, ताकि रिएक्शन जो है वो स्मूथली आपका हो जाए। और उसके बाद आप उसको वे करेंगे। वाई यू आर गोइंग टू वेट? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, सॉरी, जो एंटासिड टैबलेट है उसके अंदर जस्ट कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं है, इट ऑल्सो कंटेन्स सम एक्सीपिएंट्स। सो आपको ये देखना है कि टोटल जो जितना भी एक टैबलेट का वेट है उसमें कित 500 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और टोटल उसके अंदर पाउडर कितना है, ताकि आप इन दी एंड ये कैलकुलेशन कर सकें कि इतने ग्राम ऑफ पाउडर कंटेंट 500 मिलीग्राम। तो आपका जो आंसर आ रहा है उसको आप कैसे रिलेट करेंगे ओरिजिनल वेट ऑफ टैबलेट से। ठीक है, अच्छा। अब जो आपने टैबलेट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, यू आर गोइंग टू ट्रांसफर इट इन अ कॉनिकल फ्लास्क, और उसके बाद उसमें आप 50 ml 0.25 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन ऐड कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं टाइट्रेशन में, हम रिएजेंट को ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरेट से ऐड करते हैं, बट इन दिस केस वी आर एडिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट, तो हमने एक साथ ही 50 ml इसके अंदर ऐड कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टर द सोल्यूशन विग्रेसली एंड हीट इट जेंटली। कब तक हीट करेंगे हम इसे? जब तक कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन स्टॉप ना हो जाए। और उसके बाद, अच्छा, जो आपका सॉल्यूशन है उसमें क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, तो कैल्शियम क्लोराइड इंसॉल्युबल होता है, तो आपकी जो अपीयरेंस होगी सॉल्यूशन की वो अ, थोड़ी क्लाउडी सी होगी। ठीक है, अच्छा। अब इसको हीट अप करने के बाद आप इसको अगेन रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे बिफोर कंडक्टिंग द सेकंड हाइड्रेशन। और अब उसके अंदर, अब आपके पास क्या सिचुएशन है कॉनिकल फ्लास्क में? जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट था, ऑल ऑफ दैट हैज बीन कंज्यूम्ड बाय HCl। ठीक है, अब और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो स्केप हो गई। नाउ यू हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl, और कैल्शियम कार्बोनेट तो इनसॉल्युबल है, वो पार्टिकल फॉर्म में, दैट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ठीक है, तो अब जो एक्सेस HCl है उसको आप स्टैंडर्डाइज करेंगे या उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन अब स्टैंडर्डाइज यूज करेंगे बिकॉज इट्स अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और उसके बाद आप फाइनली इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझ लें आप। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे कि हमने इसमें HCl कितना ऐड किया था। हमने 50 ml ऑफ 0.25 मोलर HCl आपने इसमें ऐड किया था। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आपने फाइंड आउट किए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोलैरिटी जो है वो HCl की 0.25 है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। और वॉल्यूम आपने कितना लिया था? 50 ml लिया था, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यू आर डिवाइडिंग इट बाय 1000। इससे आपके पास HCl के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट कि कितना HCl अनरिएक्टेड फॉर्म में था। ये आपको कैसे पता चलेगा? HCl और NaOH का जब रिएक्शन होता है तो 1:1 का रेशियो होता है। जितना HCl होगा उतना ही NaOH कंज्यूम होगा, राइट? तो ब्यूरेट वॉल्यूम ऑफ HCl जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप वो उसको नोट डाउन करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेट करेंगे, विच विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, क्योंकि दोनों इक्वल मोल रेशियो में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो आपको टाइट्रेशन से पता चलेगी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा जो कि आपको ब्यूरेट रीडिंग से पता चलेगा, और इससे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स पता चल जाएंगे विच आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि टोटल आपने नंबर ऑफ मोल्स ऐड कितने किए थे और उसमें से कितने अनरिएक्टेड
अवेलेबल थे. That will give you the number of moles of HCl that reacted with calcium carbonate initially. Okay. अब सिंपल सब्ट्रैक्शन के थ्रू आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने मोल्स ऑफ HCl ने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया था. Now you have a relationship which is from the equation, balanced chemical equation, कि 2 moles of HCl react with 1 mole of calcium carbonate. ठीक है. So 1 mole of HCl कितने के साथ react करेगा? 1/2 moles of calcium carbonate, right? Half moles of calcium carbonate. और यहाँ पे हमारे पास जो through experiment जितना आया है वो उसको आप Z consider कर रहे हैं. Z moles of HCl react with 1/2 multiplied by Z moles of calcium carbonate. ठीक है. जो भी आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का आंसर आएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, which will give you the number of moles of calcium carbonate. ठीक है. ये आपने सिंपल यूनिटरी मेथड से स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन की है. अच्छा, अब आपको क्या करना है. नाउ यू नो कि आपके पास जो गिवन सैंपल था, जो गिवन टैबलेट थी, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट थे. ठीक है. तो हमारे पास ओरिजिनल वेट था दैट वाज इन ग्राम्स एंड वी आर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी मास परसेंट हमें फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम्स. ओके. तो यहाँ पे आपने कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट किया ग्राम्स में. मास इन ग्राम का फॉर्मूला आपने यूज किया और उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया. यू गॉट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. और मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसको आप डिवाइड करेंगे ओरिजिनल वैल्यू से. दैट वाज 500 मिलीग्राम विच इज 0.5 ग्राम्स. और उसको परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. दैट विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन योर टेबलेट. ओके. की कैलकुलेशन समझ में आई है आपको? ये किस तरह से आपने ये सारी चीजें परफॉर्म की हैं? इज देयर एनी क्वेश्चन इन द कैलकुलेशन? ओके. अच्छा, अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं आप लोग अपनी? यस मैम. ओके, सब लोग अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा. ओके. अब यहाँ पे आपके पास ये आप कैलकुलेशन मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी. नाउ यू हैव टू राइट डाउन द रिजल्ट कि मास परसेंटेज जो भी आपकी आएगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे. डिस्कशन में आपने अलाउड लिमिट ऑफ वेट एंड कंटेंट वेरिएशन इन ओरल डोजेज फॉर्म लिखना है. अच्छा, ओरल डोजेज फॉर्म आपके पास बहुत सारी होती हैं. टैबलेट्स भी होते हैं, कैप्सूल्स भी होते हैं, एफरवेसेंट टैबलेट्स भी होती हैं, मल्टीपल तरह की होती हैं. In this particular experiment you just have to write down the content variation and weight variation of tablets only. ठीक है. कि टैबलेट के लिए आपको कितना वेट और कंटेंट वेरिएशन अलाउड होता है वो सिर्फ यहाँ पे आप वो मेंशन करेंगे. ठीक है. अच्छा, और ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ से कि कितना अलाउड होता है? मैम फार्माकोपिया से. एग्जैक्टली. हमने कल डिस्कस किया था कि फार्माकोपिया में जो मोनोग्राफ्स होते हैं उसमें तमाम जितनी भी डोजेज फॉर्म्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है. तो आप, मैंने कल आपको जो लिंक दिया था आप उसको भी यूज कर सकते हैं. आप उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को या ऐसे डोजेज फॉर्म एफरवेसेंट टेबलेट को डाल के देख सकते हैं कि कितना उसके अंदर अलाउड लिमिट ऑफ वेट वेरिएशन है और कंटेंट वेरिएशन है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव डिटर्मिनी. अच्छा, एक्सपेरिमेंट 7 और 8 दोनों आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन की एग्जांपल है. एक आपकी परमैग्नेट टाइट्रेशन है, दूसरी आपकी आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है. ठीक है. एक्सपेरिमेंट 7 जो है उसमें आप इंडिकेटर जो है वो सेल्फ इंडिकेटर यूज कर रहे हैं क्योंकि पोटेशियम परमैग्नेट जो है वो अपना कलर ऑटोमेटिकली आफ्टर बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन चेंज कर लेता है. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास पूरी इसकी जो थ्योरी है वी आर नॉट गोइंग थ्रू दैट क्योंकि आप हम ऑलरेडी जो इक्वेशन बैलेंसिंग है वो बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट द कैलकुलेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है
सबसे पहली चीज़ जो आपने बनानी है वो 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन आपने बनाना है। अमाउंट का फ़ॉर्मूला बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर है, मल्टीपल टाइम्स आप इसको यूज़ कर चुके हैं। आप कैलकुलेट करेंगे और 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को आप डिज़ोल्व करेंगे 100 ml ऑफ वाटर में, तो आपके पास 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप इसकी टाइट्रेशन परफ़ॉर्म कर रहे हैं विद KMnO4। KMnO4 में यहाँ पे आपके पास जो मोलैरिटी है KMnO4 की, इन केस ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन आप इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि A1, M1 एंड B1 of whatever is contained in the burette वो आ जाएगा और A2, M2, V2 और जो भी आपका कॉनिकल फ्लास्क में वो आ जाएगा, ठीक है? एक तरफ आप कॉनिकल फ्लास्क वाले रिएजेंट की वैल्यूज रखेंगे, एक तरफ आप ब्यूरेट वाले रिएजेंट की वैल्यू रखेंगे, दैट कैन बी चेंज, ठीक है? यहाँ पे हमने A1 जो 1 वाली वैल्यूज है वो हमने ऑक्सैलिक एसिड की रखी हैं और जो 2 वाली वैल्यूज हैं वो हमने KMnO4 की रखी हैं, ठीक है? अच्छा यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि A1 एंड A2 आर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड KMnO4 इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और A1 हमने 2 रखा है और A2 हमने 5 रखा है। अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आपके पास KMnO4 के साथ 2 है और ऑक्सैलिक एसिड के साथ 5 है। व्हाई वी आर यूजिंग A1 इक्वल टू 2 एंड A2 इज इक्वल टू 5? Any idea why we are doing that? Anyone? ये क्वेश्चन था भी आपके जहन में या नहीं था? मैम इस वजह से तो नहीं लिख रहे कि अगर जो है ऑक्सैलिक एसिड जो है वो इतना KMnO4 प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर KMnO4 इतना है तो वो इतना ऑक्सैलिक एसिड ही नहीं प्रोड्यूस करेगा, जैसे आपने। अच्छा देखें ये जो है इसका रीजन बेसिकली क्या है? हम हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमने टाइट्रेशन में पढ़ रहे थे थ्योरी में कि जो इसके हाफ रिएक्शंस होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो A1 इज बेसिकली क्या है, वो अमाउंट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ पे आपके पास ऑक्सैलिक एसिड के कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे KMnO4 कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है? 5। बेसिकली जो आपकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी आपने उसको सम अप करने के लिए इक्वल नहीं किए हैं, ठीक है? यहाँ तक आपने सारी बाकी तमाम चीजें बैलेंस कर ली हैं, चार्जेस भी बैलेंस कर दिए, तो हर चीज बैलेंस कर दी है, बट आपने सिर्फ यहाँ पे क्या बैलेंस नहीं किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज अभी नहीं किया है, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ लास्ट स्टेप पे आप इक्वल करते हैं ना जब सम अप करने से पहले, तो उससे पहले जो आपका हाफ रिएक्शन है उसमें ओरिजिनली जो एनालाइट है वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहा होगा दैट इज बेसिकली गोइंग टू गिव यू द नंबर व्हिच यू आर गोइंग टू यूज इन द A1 M1 V1 इक्वेशन, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास KMnO4 क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं इस वजह से आपने KMnO4 का कोएफिशिएंट 5 रखा है और ऑक्सैलिक एसिड क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग 2 एज अ कोएफिशिएंट फॉर ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है? क्लियर है ये? इज दैट ओके? यस मैम। ओके, सिंपली इसके अंदर फिर आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा कि मोलैरिटी ऑफ KMnO4 कितनी है। अच्छा अब इस एक्सपेरिमेंट में आपको वो तमाम प्रिकॉशंस लिस्ट करनी है जो कि आप ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। एनी आइडिया कि हमें इसके अंदर सब किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? इसके प्रोसीजर को देख लेते हैं ताकि प्रिकॉशंस आपको सही से समझ में आ जाए। जी, वन बाय वन मुझे एक एक प्रिकॉशन बताते जाएं कि इसमें सबसे पहले 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड की प्रिपरेशन में हमें किसी प्रिकॉशन का ख्याल रखना है?
ऑक्सैलिक एसिड के अंदर हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी ऐड होता है। तो हम ये देखेंगे कि ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला है, तो हम उसके जब उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम फॉर्मूला में भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वेट को कंसिडर करें, ठीक है? दूसरा है हमारे पास कि ब्यूरेट को हम रिंस करेंगे। ये तो एक नॉर्मल टाइट्रेशन का प्रिकॉशन है जो इस एक्सपेरिमेंट के साथ स्पेसिफिक नहीं है, सो यू आर नॉट गोइंग टू लिस्ट दैट। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लिस्ट करें। दूसरा, आप क्योंकि ब्यूरेट में आपके पास कलर्ड सॉल्यूशन है, तो आप इसके अंदर अपर मेनिस्कस नोट डाउन करेंगे, इसका आपने ख्याल रखना है। सेकेंडली, कलर चेंज जो है वो बहुत लाइक आपका जो कलर चेंज है वो डार्क कलर की वजह से बहुत मुश्किल से आपको पता चलेगा, तो इस वजह से आप उसके नीचे ब्यूरेट के नीचे व्हाइट टाइल रखेंगे या कोई व्हाइट पेपर रखेंगे ताकि आपको कलर चेंज इजीली विजुलाइज हो जाए, ठीक है? उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड आपने इसके अंदर ऐड करना है और मिक्सचर को हीट अप करना है आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक। अच्छा, और जब हम सॉल्यूशन जो है वो आपका हॉट ही होना चाहिए जब आप उसकी टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सब थोड़े बहुत इसके अंदर प्रिकॉशंस हैं जो आपने ऑब्जर्व करने हैं। उसके अलावा भी जब आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आप उसके अंदर अगर हम फर्दर कोई और प्रिकॉशन ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, आप लोगों को लैब फिजिकल परफॉर्मेंस का स्केड्यूल मिल गया है? नो मैम। नो मैम। अभी आप लोगों को कम्युनिकेट नहीं हुआ है आने के बारे में कुछ भी? नो मैम, सिर्फ इतना पता है फर्स्ट या सेकंड फेब से आना होगा। अच्छा, आई गेस आप लोगों की सेकंड फेब को है लैब। इवनिंग की फर्स्ट को है और मॉर्निंग की सेकंड फेब को लैब है। फिर भी खैर अभी आपको और कंफर्म पता चल जाएगा। तो जब भी आप आएंगे मेक श्योर कि प्रोसीजर से आप बिल्कुल फेमिलियर हो। टाइम आपको पता है बहुत कम मैम होता है। फाइनल लैब में परफॉर्मेंस होगी? ये अभी तक हमें स्टिल ये अनकम्युनिकेटेड है। जब हम फर्स्ट को जाएंगे होपफुली ये तब से ही पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि हम हमें सिर्फ 2 दिन मिले हैं लैब की परफॉर्मेंस के लिए, तो ऑब्वियसली हम ये 10 प्रैक्टिकल्स उसमें परफॉर्म नहीं कर सकते। सो लगता तो यही है कि नहीं होगी। ठीक है? तो अच्छा, लेकिन हम जो 2 प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन वाइवा एंड क्विज। तो इसलिए जो आपका प्रोसीजर है उससे आप बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर होने चाहिए। ठीक है, आपने परफ़ॉर्म नहीं किए, लेकिन आपको लेक्चर्स में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, सो प्रोसीजर से आपको फ़ैमिलियर होना ज़रूरी है, ओके? अच्छा, नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है आपका दैट इज़ स्टैंडर्डाइज़ेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन अगेन रिडॉक्स टाइट्रेशन की एक एग्जांपल है। इसमें हमने 2 तरह के टाइट्रेशन डिस्कस की थी, डायरेक्ट टाइट्रेशन एंड इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। आपने इसका प्रोसीजर देखा है अब तक किसी ने आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का? क्लास वेकअप। नो मैम। अच्छा, 27 जनवरी ऑलरेडी हो गई है। आपको फर्स्ट फैब को ये सबमिट करना है मैनुअल। क्यों नहीं देखा अब तक? बहरहाल आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टाइट्रेशन जिसमें हम स्टार्च एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। स्टार्च की के अंदर क्वालिटी क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इट टर्न्स डीप ब्लू इन कलर, तो इसको हम यूज करेंगे एज एन इंडिकेटर, ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें आप सोडियम थायोसल्फेट विच इज वेरी कॉमनली यूज रिएजेंट, उसकी आप स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू आयोडोमेट्रिक मेथड, ठीक है?
पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप यूज करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि पोटेशियम यहाँ पे आप रिएक्शन अगर देखें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज बेसिकली रिएक्टिंग विद पोटेशियम आयोडाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इस रिएक्शन की वजह से जो आयोडीन प्रोड्यूस हो रही है, दैट आयोडीन इज बीइंग यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन पर्पस। ठीक है, तो इसमें आपके पास बेसिकली दो रिएक्शंस होंगे। अच्छा, अब जब आपके पास सिचुएशन क्या है कि आपने सबसे पहले सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, और उसमें आपने स्टार्च एज एन इंडिकेटर यूज कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि उसकी टाइट्रेशन आप परफॉर्म करेंगे, और जब तक उसमें आपके सॉल्यूशन में आयोडीन प्रेजेंट रहेगा, उस वक्त तक आपके सॉल्यूशन का जो कलर है वो स्टार्च की प्रेजेंस की वजह से डीप ब्लू या डार्क ब्लू रहेगा। ठीक है, जैसे ही आपका आयोडीन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा फ्रॉम द सोडियम थायोसल्फेट, यू विल हैव डिसअपियरेंस ऑफ डार्क ब्लू कलर, और उसकी जगह आपके पास बॉटल ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही अच्छा, अब इसके अंदर जो डार्क ब्लू और बॉटल ग्रीन कलर है, दे आर वेरी मच नियर टू ईच अदर, तो कभी कभी एंड पॉइंट डिटेक्शन इसके अंदर मुश्किल हो जाती है, तो इसमें आपको बहुत कॉशियसली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। और सेकेंडली आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि आयोडीन जो है वो रिएक्ट करता है इन डार्क एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपने रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए उसको 15 मिनट्स के लिए डार्क एनवायरनमेंट में भी रखना है। ठीक है, तो ओवरऑल इसके प्रोसीजर को आप देख लीजिएगा एक दफा। हम इसकी कैलकुलेशन डिस्कस कर लेते हैं कि हम जितना वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे, 3 रीडिंग्स लेंगे जैसे हम नॉर्मली टाइट्रेशन में लेते हैं, और सोडियम थायोसल्फेट आपका ब्यूरेट में होगा। उसके इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग एंड फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, हर दफ़ा आप ब्यूरेट को 0 तक फिल नहीं करेंगे, आप इनिशियल और फाइनल से वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट कंज्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। और कैलकुलेशन के लिए यू आर सिंपली गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यूज। तीनों जो आपने इसमें हम कंकॉर्डेंट रीडिंग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट हर दफ़ा चेंज होगा, चाहे आप कितना भी एक्यूरेटली वे कर लें, थोड़ा बहुत वॉल्यूम वेट का डिफरेंस आता ही है, इस वजह से हम यहाँ पे एवरेज रीडिंग्स ले रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट आपको कैसे पता चलेगी? जो एवरेज वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट है और जो एवरेज वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट कंज्यूम्ड है, इसको आप फाइंड आउट कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.04904 से। ठीक है, दैट विल गिव यू द नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अच्छा, इसके अंदर आपने डिस्कशन में क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहाँ पे आपको ऑलरेडी केमिकल इक्वेशन बैलेंस दी हुई है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसका हाफ रिएक्शन की ऑक्सीडेशन कौन से कंपाउंड में हो रही है और रिडक्शन कौन से कंपाउंड में हो रही है, दैट यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन दिस डिस्कशन। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट थिंग इज determination of concentration of sugar using quantitative polarimetric analysis। polarimetric analysis भी हमने थ्योरी में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें आप किसी भी सॉल्यूशन की डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी प्रॉपर्टी को गेज कर रहे होते हैं। सो इन दिस experiment, since we are finding out the concentration of sugar, this analysis can also be called as saccharimetry। ठीक है, SACCHRIMETRY, saccharimetry। saccharide is the word that we use for sugars। ठीक है, किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे? आपके पास 3 सॉल्यूशंस हैं, एक 6% सॉल्यूशन है आपके पास, एक 12% सॉल्यूशन है और एक आपके पास अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। आप तीनों सॉल्यूशंस को बारी बारी पोलैरिमीटर में डालेंगे और उसके एंगल ऑफ रोटेशन को ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व करने के बाद यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीन वैल्यूज ऑफ 3 रीडिंग्स ईच, और उसके बाद उसको आप किसी अच्छा के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इन तीनों में से कोई भी एक इन दोनों में से कोई भी एक कंसंट्रेशन को यूज कर सकते हैं, या तो आप 6% को यूज करके फाइंड आउट कर लें या 12% को यूज करके फाइंड आउट कर लें। ठीक है, और यहाँ पे आप मीन वैल्यू लिखेंगे डिग्री ऑफ रोटेशन की, जो आपने पोलैरिमीटर से नोट डाउन की है। सी में आपके पास 6 आ जाएगा या 12 आ जाएगा, आप जिस भी सोल्यूशन की एंगल ऑफ रोटेशन लिखेंगे,
और एल जो है वो कांस्टेंट होगा, जो भी आपके पोलैरिमीटर की पाथ लेंथ होगी उसको आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। उससे आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। के की वैल्यू फाइंड आउट करने के साथ साथ आपने उसका यूनिट भी लिखना है। इसमें आपको डिस्कशन में कुछ नहीं दिया हुआ, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ के, ठीक है। अच्छा, अब कंसंट्रेशन अननोन कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे, सिर्फ इसको रीअरेंज करेंगे और के की वैल्यू आपने जो यहाँ से फाइंड आउट की है दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी यूज इन द नेक्स्ट सेक्शन। और अब जो अननोन कंसंट्रेशन की डिग्री ऑफ रोटेशन थी वो आ जाएगी आपके पास। के की वैल्यू जो आपने यहाँ से फाइंड आउट की है वो आ जाएगी, और एल जो आपकी पोलैरिमीटर की पाथ लेंथ है, ठीक है। So that will give you the specific rotation और साथ साथ आपको अननोन कंसंट्रेशन भी उससे फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगेन मैम डिस्कशन नहीं है इसकी ना? इसका डिस्कशन नहीं, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द एसआई यूनिट ऑफ के, ठीक है। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट वी हैव determination of concentration of acetic acid in commercial vinegar using potentiometric titration। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में अगेन आपके पास डिस्कशन नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको ग्राफ बनाने। किस तरह से ग्राफ बनेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्विकली। अच्छा, सबसे पहले हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि आप करेंगे क्या। सबसे पहले आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाया और उसको स्टैंडर्डाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने जो कमर्शियल विनेगर है उसको आपने कॉनिकल फ्लास्क में लिया और उसके बाद उसमें स्लोली 1 ml करके आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाएंगे। 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया और उसकी पीएच रिकॉर्ड कर ली। अगेन आपने 1 ml ऐड किया, अगेन उसकी पीएच रिकॉर्ड कर ली। और उसके बाद आप उसका आपके पास कुछ इस तरह का एक टेबल आ जाएगा, ठीक है, कि 1 ml आपने ऐड किया, पीएच रिकॉर्ड की, 2 ml ऐड किया, उसकी पीएच रिकॉर्ड की। ये तमाम वैल्यूज आप रिकॉर्ड करेंगे इसके अंदर। और आप जब एक्सेल पे प्लॉट करेंगे तो एक्सेल पे प्लॉट करने के लिए आप इसके अंदर 4 कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कॉलम में आप डालेंगे वॉल्यूम, सेकंड कॉलम में आप डालेंगे पीएच, और उसके बाद उसको आप एक्सेल पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके यहाँ पे मैं आपको एक हाँ भी देती हूँ। आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ओके। एक्स एक्सिस पे आप लेंगे वॉल्यूम जो आप ऐड करते जा रहे हैं, और पीएच जो चेंज हो रही है उसकी आप वैल्यूज लेंगे, ठीक है। आपके पास एक सिग्मॉइड शेप का कर्व आएगा विच अच्छा, सिग्मॉइड शेप में जो आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी उसका जो मीन पॉइंट होगा उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। दैट विल गिव यू द एंड पॉइंट फ्रॉम टाइट्रेशन कर्व 1। अच्छा, इसमें क्योंकि अक्सर हम एक्सपेरिमेंटल एरर्स भी हो सकते हैं या हमारे ऑब्जर्वेशन एरर्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो मिड पॉइंट है इसकी वैल्यू हमें एक्यूरेटली पता नहीं चलती। इसको एक्यूरेटली फाइंड आउट करने के लिए वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव में इसको किस तरह से चेंज करेंगे? आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव में दिया हुआ है डेल्टा पीएच डिवाइड बाय डेल्टा वॉल्यूम, यानी कि चेंज इन पीएच डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, दैट इज 1। तो जितना भी आपका चेंज इन पीएच आ रहा है फ्रॉम द प्रीवियस रीडिंग उसको आप सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, और उसके बाद जो भी आपकी वैल्यूज आ रही हैं चेंज इन पीएच की उसका आप स्क्वायर लेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको चेंज इन वॉल्यूम के स्क्वायर से, ठीक है। तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। बेसिकली आपको इसका पूरा जो ग्राफ प्लॉट करना है उसको मैं आपको जब इंशाल्लाह ताला फिजिकल परफॉर्मेंस करेंगे मैं ग्राफ आपको एक्सेल पे उस वक्त भी एक दफा प्लॉट करके दिखा दूंगी कि किस तरह से आपने ग्राफ प्लॉट करना है। लेकिन यहाँ पे आपने डिस्कशन नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ 3 आपके ग्राफ अटैच होंगे एक्सेल के प्रिंट आउट करके, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। इसके फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के जो ग्राफ्स हैं उसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको जो ये वाला
है ना, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी। इसमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। हियर होल्ड ऑन। अच्छा, मैं आपको कुछ वैल्यूज सपोज वैल्यूज मैं शेयर कर दूंगी आपको अभी रिकॉर्डिंग के बाद। तो आप उन वैल्यूज को यूज करके एटलीस्ट इन तीनों ग्राफ को एक दफा प्लॉट करके देख लीजिएगा, ताकि आपको उस वक्त प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होगा। उस वक्त हर क्यूरी को रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपने पहले से उसको थोड़ा सा देखा हुआ होगा ना, तो मैं इजीली आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूंगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि लाजमी आप जो मैं आपको सपोज वैल्यूज दूंगी, आप उनके ग्राफ प्लॉट करके लेकर आए अपने साथ। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। बाकी इंशाल्लाह ताला चीजें हम फिजिकल परफॉर्मेंस में कवर करेंगे। सो इज देयर एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? मैम वो जो ग्राफ बनाने हैं उसका प्रिंट करके हम लोग मैनुअल में लगाएंगे। जी, इसका प्रिंट आउट करके आपको मैनुअल में लगाना है। मैनुअल आप बेशक बाइंड करा के रख लें, लेकिन उसको आप स्टेपल कर दीजिएगा उसके अंदर ग्राफ को। ठीक है, लास्ट पेज पे। ठीक है तो मैम जो आप अभी हमें वैल्यूज देंगी हम उसी वैल्यूज का प्रिंट आउट निकलवा लें? जी, जो अभी मैं आपको वैल्यूज दे रही हूँ ना, आप उन्हीं वैल्यूज का प्रिंट आउट निकलवा लें। अगर हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सके ड्यूरिंग द फिजिकल परफॉर्मेंस तो ठीक है, अदरवाइज आप वो जो सपोज्ड वैल्यूज हैं उन्हीं का ग्राफ उसमें अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, जी मैम। ओके। और ये क्लियर हो गया कि आपने किस तरह से बनाना है। जैसे एक्सेल पे अगर हम देख लेते हैं कौन कौन से कॉलम आपके बनेंगे। एक तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। एक आ जाएगा आपका पीएच, फिर आपके पास आ जाएगा चेंज इन पीएच, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। फिर सी डिवाइड बाय डी, और सी का स्क्वायर ले लेंगे आप पहले, डी स्क्वायर, और सी स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल आपके कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास कॉलम्स बनेंगे। और ग्राफ किस किस का प्लॉट होगा? पहले इन दो वैल्यूज का ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो ग्राफ है वो प्लॉट होगा बिटवीन वॉल्यूम एंड दिस वैल्यू, ठीक है। और जो सेकंड डेरिवेटिव है उसमें आपके पास वॉल्यूम और इस वैल्यू का ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कि किस तरह से आप उसकी रीडिंग्स एक्सेल पे रिकॉर्ड करेंगे? क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अभी मैं जब मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगी इसके साथ साथ मैं आपको कुछ सपोज वैल्यू भी दे दूंगी, तो आप उसको ग्राफ को प्लॉट करके लेकर आइएगा सब लोग, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। ओके, थैंक यू क्लास। अटेंडेंस मार्क हो मैम गई एक सबकी? क्वेश्चन है। जी जी। मैम आपने वो यूजेस दिए थे ना जो शुरू के डिस्कशन में है, उसमें मैम HCl के यूजेस नहीं मिल रहे, स्पेसिफिकली HCl के। HCl बफर के यूजेस आपको नहीं मिल रहे? HCl बफर तो इतना कॉमनली यूज होता है डिसोल्यूशन एक्सपेरिमेंट्स में। मैम फॉस्फेट बफर के मिल गए लेकिन HCl बफर के नहीं मिल रहे। अच्छा, मैं आपको हिंट दे रही हूँ ना कि HCl बफर जो है वो डिसोल्यूशन एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है। अगर हमें टैबलेट का डिसोल्यूशन रेट फाइंड आउट करना होता है, जब भी कोई टैबलेट हम खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाके डिसॉल्व होती है। स्टमक में कौन सा बफर होता है हमारे पास? HCl होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ, यस इसको मैम। आप फर्दर इस पे वर्किंग कर लें, ठीक है। जी। ओके, थैंक यू क्लास।